हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 14 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन, विभव पतन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या डिफरेंट है, आज का ये मज़ेदार पॉइंट होगा। चलिए, क्योंकि बड़ा तंग करता होगा कि सर विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्टी होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्टी होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर किसी न किसी टीचर से तो ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन 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 आज उसका फील आएगा, मज़ा आएगा। सो ध्यान से एकदम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सेल क्या है। सेल क्या होता है? देखिए, सेल क्या है सबको पता है, ये तो मैट्रिक में पढ़ के आए होगा आप लोग। सेल वह युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बस सिंपल डेफिनेशन। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल नहीं देखा आपने? देखा होगा। घड़ी, जो हाथ की घड़ी होती है उसमें जो छोटे छोटे से गोल गोल एक को ले लो, क्या है? सेल है। टॉर्च में जो हम यूज करते हैं, मोटा वाला या पतला वाला, या फिर रिमोट में उसमें का एक जो है वो क्या है? सेल है। सर वो तो बैटरी है। अरे भाई, सेल है वो। आज ये भी समझ में आएगा सेल और बैटरी में क्या डिफरेंट है। अभी तुरंत बताएंगे, टेंशन ना लो, अभी तुरंत बताएंगे। सेल फील आया? डेफिनेशन लिखा जाए। बिल्कुल सर, सेल वह युक्ति है, सेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। सर टेक्नोलॉजी वही आपके भाषा में सेल जो है एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दी है। काला काला बोर्ड क्यों हो जा रहा है यार? लिखेंगे, क्या हो गया मार करके? सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। हो गया। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सिंपल सर, रासायनिक ऊर्जा। अरे भाई, अब ये भी सब भी नहीं जानते हो। सेल में क्या होता है? सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे रहते हैं और उसमें रिएक्शन होता है और वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। केमिस्ट्री में आपने इसे पढ़ा होगा। सर नहीं पढ़ा हमने। तो यहाँ डिफिनेशन याद रखो। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। चलो सर, अब सेल और बैटरी में क्या डिफरेंट? आप तो बोल रहे हो सर वो जो रिमोट में लगता है वो सेल है, हम तो उसे बैटरी बोलते हैं। लो नहीं, वो सेल है। तो बैटरी क्या होता है? बैटरी क्या होता है सर? बैटरी क्या है? बैटरी क्या है? देखिए, एक सेल से अधिक मात्रा में अधिक प्रबलता की धारा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि सेल फिक्स होते हैं कि हम इतनी एम्पियर की धारा देंगे, 1 एम्पियर की देंगे। बात आ रही समझ में? या फिर ऐसे भी बोल लो कि एक सेल जो है अधिक विभवांतर उत्पन्न नहीं कर सकता है। एक सेल 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे ही सेल बनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा के सेल नहीं बनते हैं। तो सर ये 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट ऐसे बैटरी कैसे मिलता है हम लोगों को? देखिए, अब समझ में आएगा बैटरी क्या है। तो अधिक हाई वोल्टेज कह लो, हाई वोल्टेज लिखा जाए यार। क्या बात है सर जी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अरे चलता है यार, चलता है। अगर हाई वोल्टेज हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं? सेलों को जोड़ देते हैं।
सेलों को जोड़ देते हैं। देखिएगा टॉर्च में हम क्या करते हैं, एक ये टॉर्च है, एक सेल ऐसे लिया, ये गिरा दिया खटाक, फिर एक सेल लिया ऐसे गिरा दिया, ये खटाक, ये सेल लिया ऐसे गिरा दिया खटाक, ऐसे कस दिया, ये बढ़ गया है। देखा, तो ये जो है अपने जो 3 सेल 4 सेल या 2 सेल जोड़ा, तो जब ये जुड़ा ना तो ये बैटरी कहलाएगा। यानी सर सेल अगर जुड़ जाए, देखो सेल का संकेत सबको पता है, ये होता है, इसको बोलेंगे एक सेल। लेकिन अगर मान लो एक सेल यहाँ, फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, अब इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। तो बैटरी और सेल में क्या डिफरेंट है पता चला? हाँ सर, बैटरी जो होता है वो सेल से बनता है, सेल जब मिलते हैं, सेल जब जुड़ते हैं तो बैटरी कहलाता है। लेकिन वो जो एक होता है ना रिमोट में, जो एक हम सिंगल लगाते हैं उसको बोलेंगे सेल, और अगर डबल लगा दिए तो ये जो संयोजन हो गया इसको बोलेंगे बैटरी। बात आई समझ में? बिल्कुल। 12 वोल्ट की आपने बैटरी देखी है, 12 वोल्ट की बैटरी देखी है, उसमें देखिएगा ऊपर जो है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अब तो ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे रंगा की प्लेटें लगी रहती थी, ऐसे गोल 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 गोल, जो एक दूसरे को जोड़ा रहता था। तो उसमें क्या होता था, सेल होते थे। जनरली उसमें 6 सेल होते हैं, 6 सेल होंगे 2-2 वोल्ट वाले, इस तरह से 12 वोल्ट का हो जाता है वो। बात आई समझ में? केमिस्ट्री में सब चीज़ें पढ़े होंगे। चलिए फिजिक्स की बातें यहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो सेल क्या है, बैटरी क्या है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सबको। सेलों का संयोजन क्यों करते हैं? इसी के लिए करते हैं, इसी काम के लिए करते हैं। सेल क्लियर है? बिल्कुल। अभी हम सेल ही करेंगे क्लियर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए विद्युत वाहक बल, बैटरी क्या है पता चल गया ना? विद्युत क्या यार, कितनी बार विद्युत लिखा जाएगा? विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, चलो जो भी है, इंग्लिश हमारा वीक है। तो विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? देखिए कोई सेल है, मान लीजिए कोई सेल है, इमेजिन कीजिए, मन में ऐसे बनाइए कोई चित्र कि हाँ सर वो वाला सेल है, रिमोट वाला सेल है, टॉर्च वाला सेल है। तो सेल के, जैसे मान लो कि ये हम सेल बना दिए, मान लो ये सेल है, तो सेल के ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, या फिर कह लो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे रहते हैं। हाँ सर, डूबे रहते हैं। अब वो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है रासायनिक क्रिया करके ऊर्जा देता है, और वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। ध्यान से एकदम, वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। थोड़ा स्लो कर रहे हैं ताकि समझ में आए, थोड़ा स्लो कर रहे हैं आज, ठीक है। हाँ, तो अब समझो आप लोग कि किसी सेल द्वारा, डिफरेंस लिखते हैं, किसी सेल द्वारा एकांक या प्रति एकांक बोल लो, यानी प्रत्येक, किसी सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घूमने के लिए, पूरे परिपथ में गति करने के लिए, घूमने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहते हैं। सर मज़ा नहीं आया तनको। हाँ चलो, डिफिनेशन लिखा ना, अब मज़ा आएगा। कोई सेल है, उससे धारा मान लीजिए बह रही है, तो वो प्रत्येक
क्या प्रतीक, सब लिखे हैं। आवेश को, प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घूमने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, पूरे परिपथ में गति करने के लिए जो उसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है, उसी को बोलते हैं सेल का विद्युतवाहक बल। यानी सर जो ईएमएफ होगा वो होगा ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य बोल लो या ई बोल लो, एनर्जी, ऊर्जा, ऐसे लिख लो ऊर्जा बट्टा प्रति एकांक आवेश, ये होगा ऊर्जा बट्टा आवेश, ऊर्जा बट्टा आवेश। फिर क्या हो जाएगा, अगर एसआई मात्रक बोले तो, एसआई मात्रक बोले तो इसका ईएमएफ का, तो जूल प्रति कुलाम। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम। और जूल प्रति कुलाम को क्या बोलते हैं सर, वोल्ट भी बोलते हैं। वो तेरी सर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर से भी चीज है, बिल्कुल उसका भी एसआई मात्रक यही होता है, जूल प्रति कुलाम या फिर वोल्ट, और इसका भी वही होता है। सर तो दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या इसको विभवांतर बोल सकते? नहीं, इसको विभवांतर नहीं बोल सकते हैं, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। चलो छोटे छोटे सवाल क्लियर करते हैं पहले। सर विद्युत वाहक बल, इसका नाम सर बल क्यों पड़ा? सर ये तो बल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका सही मात्रक तो सर वोल्ट दिख रहा है, यानी ये विभवांतर की तरह है, विभवांतर ही है, मान लो ना विभवांतर ही है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। सर तो बल क्यों पड़ा? देखिए बल इसका नाम इसलिए पड़ा है ना कि ऐसा प्रतीत होता है कि सेल जो है आवेशों को ढकेलता है, मतलब धारा को ढकेलता है, ऐसे कह लो, आवेशों को नहीं कह सकते, ठीक है। तो धारा को क्या करता है, धक्का देता है, सेल जो है धारा को धक्का देता है। अब जितने पावरफुल सेल होता है उतना ही विद्युत को धक्का मिलता है, विद्युत धारा को धक्का मिलता है और धारा उतनी ही तेज चलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत को गति कराने वाला बल। फील आया? पर बल नहीं है, बल नहीं है यार, ये क्या है, प्रति एकांक आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा है, कि सेल जो है प्रत्येक आवेश को कितनी ऊर्जा दे रहा है उसमें गति करने के लिए। ले भाई जी ले अपनी जिंदगी, वाह जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये कहता है जा आवेश जा, पूरे परिपथ में घूम ले, ये ले एनर्जी। अब पावरफुल सेल है वो ज्यादा एनर्जी देगा, थोड़ा सा कम पावरफुल सेल है वो कम एनर्जी देगा। जैसे मान लो कि टॉर्च सेल नया डालते हैं टॉर्च में, तो बहुत तेज जलता है बल्ब, धीरे धीरे बल्ब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए वो प्रति एकांक आवेश को कम ऊर्जा देते हैं। इसलिए फील आया ना सर? आज ना आप स्लो पढ़ा रहे हो, पता नहीं आज आपके वो मज़ा नहीं आ रहा। इसके दो रीज़न है, दो कारण ही। सर क्या? पहला तो स्वास्थ्य खराब है थोड़ा, और दूसरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण ही ये 4 दिन हमने वीडियो नहीं बनाया, 4 दिन हमने वीडियो शूट ही नहीं किया, आज ये 5वें दिन शूट कर रहे हैं। सो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, और चलो काम पे आते हैं। अरे यार मज़ा आएगा, एनर्जी आने तो धीरे धीरे एनर्जी आए ना तो सब बुखार उखार सब उतर जाएगा, एकदम सब उतर जाएगा। ये नोट करो आप लोग एकदम। विद्युत वाहक बल ईएमएफ किसी सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घूमने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईएमएफ बराबर हो जाएगा ऊर्जा बट्टा आवेश। यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट। यानी ये विभवांतर की तरह ही है। दोनों में डिफरेंट क्या है यही तो समझना है हम लोगों को। दोनों में डिफरेंट क्या है, जैसा सेल और बैटरी में क्या डिफरेंट था, नोट किया जाए। मिटाते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है कि मिटा इसको। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अरे वही विद्युत वाहक बल ही विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर ही की तरह है। डिफरेंट दोनों में क्या है, चलो ये समझते हैं। क्या हो गया जी, कैसे पेज से मिटा रहे हैं हम। रुको, पानी रखे हैं, थोड़ा सा भिगा ले इसको, थोड़ा सा। पूरा बोर्ड देख रहे, काला काला हो जा रहा एकदम।
हाँ चलो, मिटाते हैं थोड़ा स्पीड में, नहीं तो आप लोग अब तक तो कई सेकंड भगा दिए होंगे। ये टक 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 भगाने में माहिर हो, गाने भी नहीं सुना रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सर गाने तो सुना नहीं रहे हो, भगाओ जल्दी से। चलो ऐसे भगाते मत रहो, कई गाने निकल जाएंगे, आज स्वास्थ्य खराब है ना, इसलिए गाने नहीं निकल रहे मुँह से। चलो हो गया। हाँ, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है पहले समझो। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, क्या है अंतर दोनों में? देखिए क्या है, जैसे एक सेल है, यह सेल, इसे मान लो एक किसी विद्युत उपकरण को जोड़ दिया गया, मान लो किसी प्रतिरोध को ही जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसके दोनों सिरों पर ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों सिरों पर जो विभव का अंतर होता है, एकदम ध्यान लगाए रखना, इसके दोनों सिरों पर जो विभव का अंतर होता है उसे बोलते हैं विभवांतर। यानी सर किसी परिपथ में जो उपकरण जोड़े गए होते हैं, चाहे वो बल्ब हो, फ्रिज हो, टीवी हो, पंखा हो, बात आ रही समझ में? हाँ सर, उनके दोनों सिरों के बीच का जो दोनों सिरों पर जो विभव का अंतर होगा उसको बोलेंगे विभवांतर। लेकिन जो सेल होता है ना, सेल जो होता है, इसके द्वारा मतलब सेल के द्वारा प्रति एकांक आवेश को जो ऊर्जा दी जाती है कि जाओ उसमें गति करो, जाओ क्या करो, गति करो, तो उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल जो है एक तरह का धक्का है। हाँ, समझने के लिए कह सकते हो कि एक तरह का धारा को दिया गया धक्का है, लेकिन जो विभवांतर है वो कोई धक्का नहीं है, वो जो है किसी विद्युत उपकरण के दोनों सिरों के विभव का अंतर है। सर उतना मजा नहीं है, चलो और समझाते हैं। उम्मीद है कि मजा तो आया होगा, थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा, ठीक। जैसे मान लो कि इससे कोई धारा नहीं बह रही है, तो अब इस दोनों कोई धारा नहीं बह रही, ध्यान दीजिएगा, तो अब इस दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा ना, वो होगा विद्युत वाहक बल। असर जब धारा बहने लगेगी तो जब धारा बहने लगेगी तो ये जो दोनों टर्मिनल है, इसके दोनों जो प्लेट हैं, इनके बीच की जो वोल्टता होती है ना, थोड़ी सी कम हो जाती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि धारा बहती है, धारा को इसमें मौजूद जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उनसे भी होकर गुजरना पड़ता है। हाँ सर, वहां सा थोड़ा सा धारा का विरोध होता है, और उस हुए विरोध को क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, आगे पढ़ना है में। और वहां पर कुछ विभव का पतन हो जाता है, कुछ विभव वहीं पे यूज हो जाता है, कह लो विभव का पतन हो जाता है, इसलिए विभव थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और यहाँ पर जो धारा बहने वक्त यहाँ पर विभव होता है वो विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। बात आई समझ में? बोलो। या फिर सिंपल ये समझ लो कि विभवांतर जो है परिपथ में कहीं पर भी दो सिरा के बीच, कहीं भी दो सिरे उठा लो, कोई भी परिपथ है, बहुत सारे उपकरण जुड़े हुए हैं, कोई भी दो सिरे हमने उठा लिए, उनके सिरों के बीच जो विभव का अंतर होगा उसको बोलते हैं विभवांतर। लेकिन जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेल के लिए होता है, उस सेल का होता है। यानी सर सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाएगा, बिल्कुल जब धारा नहीं बह रही है। लेकिन जब किसी परिपथ में धारा बह रही है तो उसके किसी उपकरण के सिरों के बीच के जो विभव का अंतर होगा उसको विभवांतर बोलेंगे। क्लियर? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं होगा अब। यानी कि विद्युत वाहक बल सेल के लिए प्रयुक्त होता है और विभवांतर किसी विद्युत उपकरण के लिए। ये है दोनों में डिफरेंट। क्लियर? चलो मिटा दे इसको, बिल्कुल ये बस समझने का पॉइंट था।
ये एग्जाम में थोड़ा पूछेगा कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या डिफरेंट है, ये हमारे समझने के लिए था, समझ लिए हम लोग। चलो अब आगे हेडिंग लगाते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलो समझो, जैसे देखो केमिस्ट्री थोड़ा सा बता ही दे। सेल क्या होता है? सेल जो है, एक सेल जो होता है, इसमें ऐसे करके दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ऐसे ये दो इलेक्ट्रोड जो है डूबे रहते हैं, पता है सबको? बिल्कुल पता है। दो इलेक्ट्रोड जो है क्या रहते हैं? डूबे रहते हैं। मान लो ये प्लस है, ये मान लो माइनस है, और इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए इस सेल से एक किसी बल्ब को, किसी प्रतिरोध को मान लीजिए जोड़ दिया गया, इससे धारा बह रही है, ध्यान दीजिएगा, धारा बह रही है। धारा यहाँ से चली, ये चुक 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 ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। लेकिन इस परिपथ को पूरा करने के लिए इस धारा को विद्युत अपघट्य पदार्थों से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ सर बिल्कुल, विद्युत अपघट्य पदार्थों से होकर क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो ये धारा मान लो कि यहां से भी गुजर रही है, और ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो धारा का विरोध करता है। ये तो करेगा ही, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो धारा को रोकने का काम करता है, माने थोड़ा रोकता है, उसका विरोध करता है। तो इस विरोध को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर का प्रतिरोध। बात आई समझ में? हाँ सर, सेल का जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, सेल में जो ये विलयन भरा हुआ है, कह लो यहाँ पर जो पदार्थ भरा हुआ है सेल के अंदर, वो जो है धारा का कुछ विरोध करता है, और उस विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे छोटा आर से कहते हैं क्योंकि छोटा होता है। बाहर वाले को बड़ा आर कहेंगे और अंदर वाले को छोटा बोल देंगे। क्लियर? एकदम क्लियर कट हो गया? बिल्कुल सर। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल के अंदर जो विरोध होगा ना धारा का, सेल के अंदर, बाहर नहीं, बाहर नहीं, सेल के अंदर, सेल के अंदर जो धारा का विरोध होगा उसे बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सिंपल लिखेंगे। जब किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो धारा को सेल के विद्युत अपघटय पदार्थ से होकर गुजरना पड़ता है। जहां धारा का, सर बड़ा लंबा चौड़ा डिफिनेशन बना रहे हो, छोटा कर दे, छोटा भी कर देंगे, इसको लिख लिया जाए, फिर नीचे छोटा भी लिखवा देंगे, एकदम हेलो एकदम आसान लिखवा देंगे, ठीक है? पड़ता है जहां धारा का कुछ विरोध होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो डिफिनेशन में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट का मजा लो कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो भी धारा का विरोध करता है, और इस विरोध को, अच्छा धारा का विरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन सेल का जो विद्युत अपघट्य पदार्थ विरोध करेगा उसको बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हाँ सर बिल्कुल, सेल के अंदर ही विरोध हो रहा है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही तो बोलेंगे, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अथवा
जिनको इस डिफिनेशन में मज़ा नहीं आया वो नीचे ध्यान दें। देखिए, जब सेल से एकदम आसान धारा प्रवाहित होती है तो सेल के विद्युत अपघटय पदार्थ द्वारा धारा का विरोध किया जाता है। इस विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग छोटा आर से डिनोट करने वाले हैं। छोटा आर लिखेंगे हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को। जब भी हम कोई सेल लेंगे ऐसा मान लेंगे कि उसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर है। हाँ, एक आदर्श सेल जो होगा, एक अच्छा सेल जो होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाता है, नहीं जीरो मान लिया जाता है, एक उसमें कोई आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं। तो एक आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। याद रखें। बिल्कुल सर, आदर्श सेल है, आदर्श सेल है, एकदम अच्छा वाला सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं होगा। क्लियर। तो जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के विद्युत अपघटय पदार्थ द्वारा धारा का विरोध किया जाता है। इस विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मिटा इसको, मिटा दे इसको। हाँ भाई, नोट करो, नोट करो पहले, कम से कम वीडियो को रोको और नोट करो। मिटा दे सर, गाना सुनाओ ना। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो एकदम। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस सदा पे क्यों ना मरे। न 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 न। सर गाने भूल जाते तो नन्ना को गायत करते हैं। चलो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्लियर हो गया। चलो अब अगला, छोटे छोटे भी कंसेप्ट समझने वाले हैं, फिर सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, मजा आएगा एकदम। अब हम लोग समझने वाले हैं विभव पतन। सर ये क्या होता है विभव पतन? देखिए, ये हो गया सेल, सेल से जोड़ दिया हमने एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज, एक कूलर, और क्या सर, एक ही चीज़ तो जोड़ा है अपने। चलो ये मान लो हमने कुछ जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध आ रहा है, इस सेल से जोड़ दिया। सर सेल से पंखा टीवी चलने वाला है। वाह 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 वाह, तालियां तालियां, क्या समझते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल, सेल और सेल से सर थोड़ी चलेगा, बैटरी से चलेगा। बैटरी चाहिए या फिर हाई वोल्टेज चाहिए, कोई ऐसा हो जाए। चलो छोड़ो, काम की बात करते हैं। विभव पतन क्या है? विभव पतन क्या है? देखिए, जब सेल से धारा प्रवाहित होने लगती है, एकदम ध्यान से, सेल से जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का जो विभवांतर है वो उनके विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होता है। एकदम ध्यान से, थोड़ा सा कम होता है। सर कम हो जाता है? हाँ यार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध है, सेल धारा का विरोध करेगा, तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध R जो है V बराबर का होता है IR होता है ना, तो सेल के अंदर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। हाँ सर ये तो समझे ही नहीं, कितना? V बराबर IR। सेल के अंदर की बात बोले, सेल के अंदर का, तो इतना जो है, इतना
विभव पतन हो जाएगा। मज़ा नहीं है सर, मज़ा नहीं है, तनको नहीं है, बीच बीच में ना आप काका ला देते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आ जाओ समझते हैं। जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। इस कमी को विभव पतन कहते हैं। इस कमी को जितना कम आएगा, जैसे मान लो कि 12 वोल्ट का बैटरी है, यानी इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, लेकिन जब इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी और यहाँ पर मापोगे तो 12 वोल्ट नहीं आएगा, 11 दशमलव कुछ आएगा। मान लो 11.5 आया, 11.5 आया, कितना कम हो गया? 0.5 वोल्ट कम हो गया। तो इसको बोलेंगे विभव पतन, इसको बोलेंगे विभव पतन, कि इतने विभव का क्या हो गया? पतन हो गया। इतने विभव का क्या हो गया? पतन हो गया सेल के अंदर। बात ही समझ में? हाँ सर। वो विभव पतन कौन करेगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, धारा बह रही है मान लो आई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है छोटा आर, तो विभव पतन हो जाएगा, विभव पतन हो जाएगा आई छोटा आर। ये हो गया विभव पतन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। डेफिनेशन नोट करें, बिल्कुल नोट कीजिए। जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, पता है ना सबको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, टर्मिनल भी बोल लो, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर सेल के ईएमएफ, सर इंग्लिश मत लिखो अरे विद्युत वाहक बल, ठीक है। सेल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ से कम होता है। इस कमी को विभव पतन कहते हैं। इस कमी को विभव पतन कहते हैं कि विभव का पतन हो गया सेल के भीतर। 12 वोल्ट का बैटरी जोड़े और पूरे परिपथ को मिल रहा है 11.5। 24 वोल्ट का बैटरी जोड़े, पूरे परिपथ को मिल रहा है 22 वोल्ट। फील आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अंदर जो है कुछ विभव लॉस हो जाता है, विभव पतन हो जाता है, और उसी को बोलते हैं विभव पतन। क्लियर? कुछ कमी आ जाएगी। यानी कि अगर हम विभव पतन बोले तो कितना होगा? आई आर, जहां आई उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर सेल के ईएमएफ से कम होता है। इस कमी को विभव पतन कहते हैं, या कह सकते हो कि विभवांतर में हुए इस कमी को विभव पतन कहते हैं। विभवांतर में हुए इस कमी को, विभवांतर में हुए, लिख दे इधर, अच्छा हो जाएगा। विभवांतर में हुए इस कमी को विभव पतन कहते हैं। चलो भाई नोट करो, जैसे नोट करो, सही एकदम। कॉन्सेप्ट का मजा लो सर, डिफिनेशन का मजा नहीं ले। एग्जाम में कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, डिफिनेशन ही तो लिखेंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मिटा दे इसको, नोट कर लिए सब लोग। चलो अब देखो, अब इसी से रिलेटेड एक और चीज समझना है हमें। मिटा दे। जितना कमी हो जाता है उसको बोलते हैं विभव पतन। असर जितना आता है, जैसे जब धारा प्रवाहित होने लगे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभव होता है वो तो कम होता है, इतना तो पता ही है। पर अब उसको क्या बोलेंगे? क्या ई में बोलेंगे? नहीं,
ईएमएफ तो बैटरी का होता है, धारा बह रही है तब ईएमएफ नहीं बोल सकते हम। याद रखिएगा, धारा बहने वक्त अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच ऐसे माप रहे हो तो ईएमएफ नहीं है, क्योंकि कुछ तो विभव का पतन हो गया है ना। हाँ सर, तो सर वो क्या है? इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। यही लिख रहे हैं, हेडिंग लगाओगे आप लोग, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। तो चलिए हेडिंग लगाया जाए, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या है सर? क्या कर रहे हो आज? हाँ, पता नहीं मार्कर को क्या हो गया हमारे आज। टर्मिनल वोल्टता, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, सारी डिफिनेशन में यही है, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है सेल के ईएमएफ से कम होता है, जिसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। कमी को नहीं, ये जो आया है ना, जितना आया है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। फील आया? इसी डिफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर सेल के ईएमएफ से कम होता है, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। और ये चलो यही डिफिनेशन ठीक, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम झकास डिफिनेशन। जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ये क्या हो गया? वो बार बार वो लिखा जा रहा है, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। फील आया? हाँ सर, धारा बहे तब मापो तो टर्मिनल वोल्टता, धारा बहे तब, ठीक। और ये जो टर्मिनल वोल्टता होती है ना, वो सेल के ईएमएफ से कम होती है, सेल के ईएमएफ से कम होती है। कितना? जितना विभव पतन हुआ है उतना कम हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं टर्मिनल वोल्टता। बढ़िया से समझोगे इसको, काम की चीज़ है। टर्मिनल वोल्टता सेलों के संयोजन में काम आएगा। वोल्टता सेल के ईएमएफ से कम होता है। अगर हम टर्मिनल वोल्टता को भी बोले तो V बराबर होगा E माइनस IR। सर E क्या है? EMF। ऐसे ही लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर बुक में ऐसे लिखता है लो E को, अपने स्टाइल में लिखेगा लो, ऐसे भी लिखता है लो, ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो V होगा वो जाएगा E माइनस IR। जो EMF है यानी विद्युत वाहक बल है उससे थोड़ा सा कम। कितना कम? विभव पतन इतना कम। जितना विभव पतन हो गया उसको निकाल दो, टर्मिनल वोल्टता आ गया। क्लियर? यानी सर टर्मिनल वोल्टता EMF से कम होगा, बिल्कुल नोट कीजिए। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। चलो मिटा दें, याद रखोगे V बराबर E माइनस IR।
B बराबर E माइनस IR। E क्या है EMF, IR क्या है विभव पतन, और V क्या है टर्मिनल वोल्टता। तो ये सब चीज़ आप याद रखोगे। क्लियर हो गया कि सेल से धारा बहे ना, तो दोनों उसके जो इलेक्ट्रोड है यानी प्लस माइनस जिसे आप बोलते हो ना, वहाँ मापो। जब धारा बहे तब हम कहेंगे कि ये जो है टर्मिनल वोल्टता है, और जब धारा नहीं बहती है तब जाके वो क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा। EMF सेल के लिए होता है और विभवांतर किसी विद्युत उपकरण के दोनों सिरों के बीच होता है। चलो, या किसी परिपथ के लिए होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सबको ये कॉन्सेप्ट। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं हम लोग सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, देखिए सेलों का संयोजन क्यों करते हैं तो पता ही हो गया सबको कि सर उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं कि उच्च धारा प्रबलता, माने उच्च प्रबल बोल लो, नहीं प्रबल धारा प्रवाहित कराने के लिए, क्योंकि सेलों से ज़्यादा प्रबल धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है या उच्च वोल्टता उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो सेलों को जोड़ते हैं और सेलों को जोड़कर बैटरी बना देते हैं। बैटरी का डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। लिख लो बैटरी। सेलों के, शुरू में ही बता दिया आप लोगों को ये ना बात, हाँ बिल्कुल बताएं, फिर भी लिख लो लिखना चाहो तो। सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। हम लोग टर्च में जो भरते हैं ना, वो एक सेल होता है और 2-3 सेल डाल दिए तो अब क्या बन गया, बैटरी बन गया। लेकिन वो जो 12 वोल्ट का आता था पुराने ज़माने में टीवी चलाने के लिए, देखे होंगे आप लोग, अभी भी गाड़ियों में लगे रहते हैं, देखिएगा कार में, मोटरसाइकिल में, बस में, इन सब में बैटरी लगे हैं आज भी, ठीक है। और वो उसमें बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं। आप खोल कर देखोगे, कभी खोले होगे या कभी उससे खेले होगे उसके डब्बे से, उसमें देखिएगा खंदे 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 नहीं बॉक्स बने होते हैं, वो एक सेल है, वो एक एक सेल है, उसमें एक एक सेल कसा रहता है, मैंने बनाया गया होता है, और सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। जनरली एक सेल 2 वोल्ट का होता है, उसमें बात कर रहे हैं, और 6 सेल जोड़ दिए जाते हैं तो 12 वोल्ट का हो जाता है। सेलों का संयोजन, तो सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। जल्दी से नोट कर लो। आते हैं सेलों के संयोजन पर। देखिए सेलों का संयोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, जैसा कि संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और एक ये भी है कि दोनों मिलाकर जोड़ दो, कुछ को श्रेणी में जोड़ दो, कुछ को समांतर में जोड़ दो, इसको बोलेंगे मिश्रित संयोजन। तो बात तो वही ना हो गई कि मूल रूप से तो 2 ही संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब दोनों को मिलाकर जोड़ दो तो मिश्रित संयोजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो सेलों का संयोजन क्यों करते ही तो पता चल गया, हाई वोल्टेज या फिर कह लो प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए। सेलों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। मुख्यतः होने के लिए कई बुक में लिखा जाता है 3 प्रकार से होता है, पर मूल रूप से तो 2 ही प्रकार ना हुए। अब मिलाकर जोड़ दो तो एक तीसरा भी बन जाएगा, मिश्रित संयोजन। बिल्कुल। कौन कौन सबको पता है, अभी तक ये 2 बार ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, एक बार संधारित्र में और अभी हाल ही में प्रतिरोध में। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज में श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। एकदम मजा आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, कि किस संयोजन में क्या कहानी बनेगी, किस में ज़्यादा आएगा, किस में कम आएगा, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, किस तरह से मैंने धारा प्राप्त करने के लिए हमारा मूल काम तो वही होगा, धारा को प्राप्त करना, क्योंकि सेलों का संयोजन प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। हो गया। चलो अब आते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन पे। श्रेणी क्रम संयोजन पे चलो इधर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। पहला पढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। हम एक काम करते हैं, 2 सेल लेते हैं, लेने के लिए 3 ले लो, 4 ले लो, 2 पे समझ में आ जाएगा तो सब पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 सेल ले लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं, ठीक। एक ये सेल हो गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध ये है, ठीक है,
और एक दूसरा सेल हो गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध ये है। सर तो बाहर क्यों दिखा रहे, अंदर क्यों नहीं दिखाना, जो है ना अंदर कहाँ से दिखाएं। ये सेल है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये है। मान लो कि ये जो सेल है इसका ईएमएफ है E1 और ये जो सेल है इसका ईएमएफ है E2। इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। बोलो क्लियर है? क्लियर है आप लोग? बिल्कुल। इसको किसी विद्युत उपकरण से मान लो जोड़ दिया गया है जिसका प्रतिरोध R है, या कह लो प्रतिरोध से ही जोड़ दिया गया है इसको, R प्रतिरोध से। किसमें है तो सबको पता ही है सर, सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम की विशेषता यह है, एकदम आसान है कि प्लस माइनस, अब माइनस वाले को दूसरे के प्लस से जोड़ दो, फिर आगे जोड़ना तो फिर माइनस वाले को दूसरे के प्लस से, फिर माइनस वाले को दूसरे के प्लस से, फिर माइनस वाले को दूसरे के प्लस से, और इस तरह से अंतिम में दो सिरे बच जाएंगे और वो होंगे माइनस प्लस। क्लियर? प्लस को प्लस में नहीं जोड़ते इसमें, प्लस को माइनस में, फिर माइनस को प्लस में। बात आ रहा है समझ में? इस तरह से करते हैं। चलो, उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर इस प्रतिरोध को धारा कितनी मिल रही होगी? सर यहाँ से जो धारा निकल रही होगी आई धारा, वही धारा मिल रही होगी, और यहाँ से आई धारा इसमें चली गई। क्लियर है सब लोग? बिल्कुल क्लियर है सब लोग। हाँ, तो ये सब कहानी जो हमें मानना है लिख दे रहे हैं, लिखते हैं। माना कि दो सेल जिनका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, E1 तथा E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध क्या है, देखो तो देखते रहो आप हमारे साथ, जो दिख रहा है वही तो लिखना है। आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बोलो क्लियर? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनका ईएमएफ क्रमशः E1 तथा E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है। ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट का मजा लो। मान लो ऐसे लिख लो कि माना कि दो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनका प्रतिरोध फलाना फलाना है, ये और उनका विद्युत वाहक बल ये वो है। सर ये वो क्या होता है? चलो हो गया, क्लियर है ये? अब देखो कहानी। हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ आई चाहिए कि इस सेलों के संयोजन में हमें आई कितना मिलेगा, हमें आई कितना मिलेगा। तो एक बात बताओ कि हमारे पास जो टोटल विभव होगा वो कितना होगा? सर इसकी टर्मिनल वोल्ट था और इसकी टर्मिनल वोल्ट था, जो इसको मिलेगा बताओ कितना मिलेगा? इसकी टर्मिनल वोल्ट था और इसकी टर्मिनल वोल्ट था, भाई श्रेणी क्रम में है। फिर आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, छोटी छोटी बात पे फंसते नहीं ना हो। चलो, तो यहाँ पर इसलिए R के सिरों का, इसलिए R यानी कि जो प्रतिरोध है R के सिरों का विभवांतर कितना होगा? V बराबर इसकी टर्मिनल वोल्ट था प्लस इसकी टर्मिनल वोल्ट था, दोनों टर्मिनल वोल्ट था डायरेक्टली जोड़ेंगे, क्यों? श्रेणी क्रम में है, और इसको वो टोटल जो है देंगे। ठीक, तो ये डाउट तो नहीं हो रहा आप लोगों को? सारे न्यूमेरिकल पीछे के पढ़े हो ना, उसमें क्लियर हो गया होगा कि अगर मान लो कि हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोध थे जिनको जोड़े थे 12 वोल्ट से। आओ एक पीछे के समझा देते हैं, आओ एक बार एक समझ लो।
अब थोड़ा सा बताना। चलो ये हो गया, मान लो ये 12 वोल्ट का है और ये जो है 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। हम पूछे कि इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा और इसके सिरों का। सर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर बराबर वोल्ट ले रहा होगा, ये भी 6 वोल्ट और ये भी 6 वोल्ट। तो बताओ अगर सीरीज में वोल्टेज हो, विभवांतर हो तो डायरेक्टली जुड़ के हो जाता है। फील आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो आर के सिरों का जो विभवांतर होगा ये और ये दोनों मिल जाएगा, ये और ये दोनों क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो बताओ क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। बिल्कुल सर E1 प्लस E2 होगा। लेकिन E1 प्लस E2 कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ तो विभव का पतन हो जा रहा होगा इसके अंदर। हाँ सर, कुछ विभव अंदर ही खर्च हो जा रही है, अगर खर्च बोल रहे हैं उसको तो कुछ विभव का अंदर ही पतन हो जा रहा होगा। तो ये दोनों नहीं जुट सकता है, टर्मिनल वोल्टता जुटेगा। इसलिए तो टर्मिनल वोल्ट था, हम आपको समझाएं। तो बताओ B बराबर क्या होगा, इसका टर्मिनल वोल्ट था और इसका टर्मिनल वोल्ट था, तो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा E माइनस आई R1, सॉरी E नहीं E1 माइनस आई R1, ये पहले की टर्मिनल वोल्ट था, प्लस E2 माइनस आई R2। बोलो क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। ओम के नियम से अगर हम चलते हैं, ये तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर है, क्योंकि हमें धारा चाहिए ना। तो आओ ओम से पूछते हैं। ओम के नियम से, अगर ओम के नियम से चले तो V बराबर क्या होता है, आई आर। इससे धारा बह रही I, इसका प्रतिरोध है R, बराबर क्या हो जाएगा देखो तो, E1 प्लस माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। जिन सब में I है उन सबको कॉमन करो, क्योंकि I का मान चाहिए हमें कि श्रेणी क्रम संयोजन में I कितना मिलेगा हम लोगों को, ये चेक करना है ना हम लोगों को। तो इसमें I है, इसमें I है, इन सबको इधर लेकर आओ, प्लस में हो जाएगा आई आर प्लस आई R1 प्लस आई R2 बराबर, ये दोनों बचेंगे E1 प्लस E2। क्लियर? आई कॉमन कर लो, जो आज्ञा गुरुदेव। बहुत आज्ञा मानते हो आप लोग। R प्लस R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। तो इसलिए I कितना मिलेगा हम लोगों को, E1 प्लस E2 बट्टा R प्लस R1 प्लस R2। फील आया? थोड़ा सा मार्कर फी का चल रहा है, पर आपको फी का तो फील नहीं आया होगा। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा सबको। आई हमने कॉमन कर लिया, आई सब में से कॉमन कर लिए तो R बच गया, R1 बच गया और R2 बच गया। ये गुना में है, बट्टा में चला गया, तो आई का मान ये आ गया। जब दो सेल जोड़े हैं तो सोचो एक बार कि सर अगर 3 जोड़ते तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 और यहाँ पर हो जाएगा R, क्योंकि R तो एक ही ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। फील आ रहा है? हाँ सर, जितने सेल होंगे उन सबको जोड़ दो और उनके आंतरिक प्रतिरोध को बट्टे में जोड़ दो R के साथ। इस परिपथ में टोटल जो प्रतिरोध होगा उनके साथ सभी आंतरिक प्रतिरोधों को क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फील आ रहा होगा आप लोगों को। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको अपने समझने के लिए ना आप ऐसे लिख सकते हो कि I बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 डैश, जितने हैं सेल सबको जोड़ दो, बट्टा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 डैश। ये सबसे बढ़िया आपको समझने के लिए, जितने सेल है उन सबके आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ दो। 10 है तो 10 को जोड़ दो। फिल आ गया? उम्मीद है क्या होगा। ये है आई का मान, उस परिपथ में टोटल आई कितनी जाएगी जब श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा गया हो। अच्छा एक बात बताओ कि सामान्यतः क्या होता है, क्या हम अलग अलग ईएमएफ वाले सेल जोड़ते हैं? नहीं सर, एक ही टाइप के जोड़ते हैं। बैटरी मिला एक ही टाइप का सेल डाल देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है तो ये यूज होंगे, पर जनरली देखा जाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा,
प्रैक्टिकली हमारे दैनिक जीवन में? सर जिसमें सेल ना सेम जुड़े हों, जिनका ईएमएफ सेम हो। बात आई समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। तो अब वहीं करने वाले हम, इतना नोट करो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम, किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सर बहुत बहुत खूबसूरत होगी। ये देखो, मिटा दे इसे। चलो अब देखो, ले लियो ना कि गाने सुन रहे थे? ले लो यार, अब भी ले लो, स्क्रीनशॉट लो, ये सबसे बढ़िया है, नोट करो। मिटाते हैं इसको। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारा कितनी बहेगी, क्योंकि हम संयोजन धारा के लिए ही तो करते हैं। अब देखो, अब यदि समान ईएमएफ वाले, समान ईएमएफ मतलब जिनका ईएमएफ ई हो, चलो लिखते हैं ये कंसेप्ट। यदि इसी कॉन्सेप्ट का यूज भी होगा ज़्यादा, यदि समान ईएमएफ के सेलों को जोड़ा जाए तो आई बराबर, आप ही बताओ। अगर सब सेम होगा तो सब E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई जितने होंगे, 10 है तो 10 ई, 20 है तो 20 ई, यानी कि n है तो एन ई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सब जुड़ जाएगा। तो यानी यदि समान ईएमएफ के इन सेलों को जोड़ा जाए, ऐसा लिख लो, ये बढ़िया होगा, इन सेलों को जोड़ा जाए तो क्या होगा ई बराबर? सर एन ई, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सब जुड़ जाएंगे, 10 होंगे तो 10 ई, 20 होंगे तो 20 ई, 5 होगा तो 5 ई, 2 होगा तो 2 ई, बिल्कुल सर, n होगा तो n ई बट्टा r, ये तो परिपथ का टोटल प्रतिरोध है तो r तो r ही होगा, और ये r1 प्लस r2, ये भी सब अगर समान ईएमएफ है उनका तो आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, आंतरिक प्रतिरोध सेम होगा, एक ही प्रकार के सेल लिए गए हैं, एक ही प्रकार के सेल लिए गए हैं, तो r भी सेम होगा, तो ये भी हो जाएगा n r, जितने हैं उससे गुना हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर? बिल्कुल। इसमें दो स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां। सर क्या क्या पढ़ाओगे ने? विशेष स्थितियां, अरे सारे कॉन्सेप्ट समझो ना, मजे के साथ लो। सर विशेष स्थिति क्या? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है इतना ना कम हो, इतना ना कम हो, मतलब बहुत कम हो कह लो, इसकी तुलना में परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है यानी बड़ा आर जो है वो मतलब उसकी तुलना में छोटा आर नगण्य हो, मतलब गिनने लायक ही नहीं हो, एकदम कम हो, तो क्या हम इस आर को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं सर। विशेष स्थितियां में सबसे पहला, यदि आर बहुत बड़ा हो छोटा आर से, नहीं है समझ में आया? सर आया, बिल्कुल आया, कि जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, यानी ये नगण्य है, तो हो तो आई बराबर एन ई बट्टा आर। क्यों? क्योंकि आर तो हट जाएगा ना, आर नगण्य मान लिया, जीरो मान लिया हमने उसको, तो एन आर मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया। दूसरी स्थिति यदि आर बहुत बड़ा हो आर से, सर ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी तो हो जाए कि जो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, यानी इस बार आंतरिक प्रतिरोध ही बहुत ज्यादा हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध ही बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो तो, देखो खुद ही देखो यार,
आई बराबर, सर उस सिचुएशन में ये हट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा इस बार, ये बड़ा है तो हो जाएगा सर एन ई बट्टा एन आर। एन से एन का हो गया कैंसिल, इन हो जाएगा ई बट्टा आर। बोलो क्लियर है? क्लियर है यार, क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए तो नोट कीजिए इसको जल्दी से आप लोग। नोट करो सब लोग। मिटा दें? बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। अरे यार मार्कर क्यों गिर रहा है? क्या संकेत दे रहा है? सर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, सर बंद करो। हाँ हो सकता है कि ये लेक्चर अभी तक का सबसे बड़ा हो। सर क्या करोगे? बड़े बड़े लेक्चर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? बड़े बड़े क्लास में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। वाह वाह वाह, क्या बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी सोच रखते हो, ये करना है, वो करना है, ये हासिल करना है, उसे पाना है। ऐसा ही विरासत में मिल जाएगी? नहीं, सुने हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जुनून से पढ़ो एकदम, और देखो तो क्या नहीं मिल रहा है, वो हर एक चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो, जो आप लोग चाहते हो वो सब मिल जाएगा। बस जुनून से पढ़ो, मन से पढ़ो। हाँ चलो, समांतर क्रम संयोजन बहुत हो गया। प्रवचन दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। हो सकता है कि आप अपनी कोचिंग संस्थानों में से छोटे से आधे घंटे में पूरा कंसेप्ट क्लियर। हाँ, क्या करोगे? ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे कंसेप्ट को नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे छोड़ो क्या बोले, समझदार हो आप लोग, लेक्चर देख के तो पता चल ही रहा होगा, तुलना कर ही रहे होगे कि हम क्या पढ़ रहे थे और यहाँ क्या हो रहा है। कितने सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया गया था, कॉन्सेप्ट का मीनिंग गलत बताया गया था, बहुत चीज़ है। सर सही बोल रहे हो आप, अकेले लड़के सर नहीं सर बहुत गलत बोल रहे हो आप, बहुत गलत बोल रहे हो सर, आप बुराई कर रहे हो दूसरों की। कहाँ यार, कहाँ बुराई कर रहे हैं? चलो बुराई नहीं कर रहे हैं, सही चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, सही चीज़ बता रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन, हाँ चलो 2 से ले लेंगे हम लोग, 2 से ले लेंगे, ले लो। एक सेल मान लो कि एक सेल किधर जोड़ दे, इधर जोड़ देते हैं, ये एक सेल, क्या बात है। अभी तक प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ रहा था और अब सेलों को जोड़ना पड़ रहा है। चलो, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये रहा और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये रहा। चलो, इससे हमने एक बल्ब मान लो जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध R है। इन दोनों से मिलकर के यहाँ धारा बह रही है I, दोनों से मिलकर के धारा बह रही है I। पर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ से कुछ धारा निकल रही होगी, बिल्कुल सर I1, यहाँ से कुछ धारा निकल रही होगी, बिल्कुल सर I2, और ये दोनों मिलकर के I1 जा रही होगी, धारा में बह रही होगी, फिर यहाँ पर आकर इधर चल जा रही होगी I1 और इधर चल जा रही होगी I2। जो धारा जिस सेल से निकलती है वही धारा जाती है उसके अंदर। हाँ सर, परिपथ में पूरा तो वही ना होगा, जो धारा बहेगी वही उससे गुजरेगी। यहाँ से धारा आ रही है I और ये फिर 2 भाग में बढ़ गई, इधर I1 इधर I2। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन हुआ यह। इस बार जो है I1 I2 अलग अलग है तो टोटल I हमारा I होगा दोनों को जोड़ करके। चलो मान लेते जल्दी माना कि 2 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनका, वाह ये जिनका है,
चलो कुछ लिखावट में गड़बड़ी हो तो क्या यार, शुद्ध लिखा देना। जिनका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, जिनका ईएमएफ क्रमशः लिख लो E1 E2 R1 R2, क्रमशः E1 तथा E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध, क्रमशः यहाँ भी लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्रमशः R1 तथा R2 है। इसलिए अच्छा एक बात बताओ कि ये किस में है सर? समांतर में है। तो ये समांतर में है, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टता होगी इसके लिए वहीं इसके लिए भी होगा। हाँ सर बिल्कुल, समांतर क्रम में आपको पता है ना कि विभवांतर समान होता है, बिल्कुल पता है सर, समान होता है। तो इसलिए अगर हम चले यहाँ पर आई अलग अलग है तो आई निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इस बार आई निकालने वाले हैं। इसलिए आर के सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर, सर किसके लिए? पहले सेल के लिए चलिए, पहले सेल के लिए चलिए, वो V क्या देगा हम लोगों को? सर E1 माइनस, पता ना टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, EMF माइनस IR, तो E1 माइनस IR1, IR1 नहीं I1 R1, इस बार होगा I1 R1, I1 R1। यहाँ से धारा कौन बह रही है? I1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ से काम करो, I1 निकाल लिया जाए। एक ये देखो इधर माइनस में, इधर सॉरी इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा I1 R1 बराबर E1 माइनस V। क्लियर? ये बट्टा में भेज दो। तो इसलिए I1 जो होगा वो हो जाएगा E1 माइनस V बट्टा R1। ये हो गया समीकरण। ये कुत्तों को क्या हो गया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या इसी प्रकार हम I2 भी लिख सकते हैं यहीं पर? बिल्कुल सर, I2 हो जाएगा E2 माइनस V बट्टा R2, क्योंकि V तो सेम ही होगा ना। बिल्कुल सर। इसी प्रकार, छोड़ो कहानी बाकी, इसी प्रकार कॉन्सेप्ट समझो। I2 बराबर E2 माइनस V बट्टा R2, ये हो गया समीकरण। तो बोलो क्लियर? कुल धारा, कुल धारा, अब कुल धारा, अब I सीधे लिख लो, आप समझदार हो, कुल धारा को I ही बोले हैं। अब I बराबर I1 प्लस I2, दोनों धारा मिलकर I बना रही हैं, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। आगे बढ़ेंगे तो I बराबर का होगा I1 E1 माइनस V बट्टा R1 प्लस I2 E2 माइनस V बट्टा R2। बोलो क्लियर है? बोल 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 रानी। हाँ सर, क्या बोले? हो गया? क्लियर है। अब बताओ क्या कहानी बनेगी? I बराबर, परेशान कर रखा है एकदम। तो चलिए, लाइट चला गया था, माफ़ कीजिएगा इसके लिए आप लोग। और कहाँ थे हम लोग? हाँ यहाँ थे। चलो अब एकदम अंतिम में आ गए हम लोग। लाइट बहुत परेशान करता है, बीच में ही चला गया और इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आओ इधर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E1 बट्टा R1 माइनस V बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2 प्लस V बट्टा R2, सॉरी माइनस, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इन दोनों को एक पास कर दो,
इन दोनों को एक पास कर दो, ध्यान दीजिएगा। इसलिए I बराबर हम क्या ये लिख सकते हैं, बताना आप लोग कि E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2। दिख रहा है सबको? फिर इसमें से माइनस कॉमन कर लो और V भी कॉमन कर लो, ठीक है। तो फिर V कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 1 बट्टा R1 प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन कर लिया आपने, और 1 बट्टा R2। ये दिख रहा है सबको? किनारे पर ऐसा तो नहीं ना है कि नहीं दिख रहा है? देख लो आप लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लो, हम भी दिख रहे हैं। चलो, दिख रहा है। हाँ, हल्का फुल्का इधर एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो ये दिख रहा है, ये हो जाएगा I का मान। नोट करो जल्दी से, नोट करो, कहीं फिर लाइट ना चला जाए, दिक्कत हो जाए। क्योंकि कई बार घंटों इंतज़ार करने पड़ते हैं ना। और ये बताओ, लगभग 1 घंटा कुछ मिनट का लेक्चर हो गया है, और यहाँ से अगर लाइट कट गया और नहीं बता पाएँ तो फिर कल का वेट, कल क्या मतलब बहुत बुरा लगता है। छोड़ो, ठीक है। हाँ, जल्दी समाधान करेंगे लाइट का। अब बस सपोर्ट कीजिए लो बढ़िया से, मिटा दे इसको। चलो, अब देखो, ये हो जाएगा अगर अलग अलग सेल मतलब जोड़े गए तो। अगर समान सेल जोड़ दिए गए तो समान सेल, वही सेम EMF वाले, सेम सेल कहा लो, एकदम सेम सेल, EMF भी सेम हो, R भी सेम हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध भी सेम हो। चलो लिखते हैं, यदि N समान सेलों को जोड़ा जाए तो I बराबर क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ ना कि ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? थोड़ी ये कॉन्सेप्ट तो बहुत डिफिकल्ट बन गया ना। सीधे 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 लगाते हैं, इसमें लगाए बहुत जटिल हो जाएगा, सीधे समझाते हैं। I बराबर क्या होता है? V बट्टा R। अच्छा, यहाँ पर अगर इसका EMF E और इसका भी EMF E हो, बात आ रही समझ में? हाँ सर, आ रही है। इसका भी EMF E और इसका भी EMF E हो तो धारा I बराबर क्या होगा? समांतर क्रम में ना है। तो इस बार बताओ, क्या NE होगा? नहीं होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। केवल E होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? सेम होता है। तो E बट्टे में R। R कौन कौन? एक तो परिपथ में लगा हुआ R, और प्लस एक इन सेलों में लगा हुआ R। ध्यान से एकदम यही समझना है। एक सेल ये है, फिर एक सेल इस तरह से लगा हुआ है, मतलब सेल नहीं, प्रतिरोध की बात करें से सेल ही इसमें लो दिखा दे रहे हैं। समझ लो आप लोग, इस तरह से मान लो जोड़े। तो बताओ, ये R और ये R मिलेगा तो क्या होगा? इस बार 2R होगा। अगर N से R जोड़ दे तो क्या NR होगा? नहीं सर, नहीं होगा। ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। सीरीज में ना सब जुड़ के क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। ये समांतर में है। अगर मान लो कि समांतर में होकर अगर ये 10 है और 10 है तो कितना कहोगे? सर 5 ओम होगा टोटल। नंबर से डिवाइड करते हो। समांतर क्रम में अगर सेम प्रतिरोध है तो क्या सीखा है आप लोगों को? जितने हैं इनके संख्या से क्या कर दो? भाग दे दो। यानी कि जो हमारा टोटल R होगा इस पूरे परिपथ में, वो एक तो ये वाला R जिस हमने जोड़ा है इसको, बैटरी को, और एक इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R बट्टा N। बोलो क्लियर है? एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। या इसको और करना है आगे तो ऐसे कर लो, I बराबर E बट्टा एलसीएम निकाल लो N, तो क्या हो जाएगा? NR, अब प्लस में R। ये है चौथा बट्टा, ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए I बराबर हो जाएगा NE बट्टा, मिटा दे इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग, बट्टा में NR प्लस में R। क्या कमाल है सर जी। इस बार इस वाले के साथ जुड़ गया, N गुना हो गया। R बट्टा N क्यों है पता है ना? किसमें है? समांतर में है। समांतर में अगर सेम प्रतिरोध जुड़ते तो क्या करते हैं? उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो R सबका प्रतिरोध था और N को जोड़े गए हैं, N, इसलिए N से भाग दे दिया। बाकी एलसीएम के खेल के कारण N ऊपर चला गया और N इसके साथ आ गया। अब विशेष स्थितियाँ,
ये मिटा दे इस तरफ वाला। चलो नोट कर लिए होगे आप लोग, मिटाते हैं इसको। चलो विशेष स्थितियाँ समझना आप लोग। पहली स्थिति, जब R बहुत बड़ा हो R से, तो ये वाला R हट जाएगा क्योंकि R जो है बहुत बड़ा है इनके आंतरिक प्रतिरोध से। तो क्या बनेगा, I बराबर ये रहा, उठाओ इसको। ये वाला R खत्म हो जाएगा, ये वाला R खत्म हो जाएगा तो इसको खत्म कर दो, तो हो जाएगा NE बट्टा NR। N से N का हो गया कैंसिल, E बट्टा R। देख रहे हो कुछ ट्विस्ट आया सर, उस वाले में यहाँ आया था वो और इस वाले में पहले ही आ गया वो। जब R बहुत बड़ा हो R से, इस बार आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोध से ज़्यादा हो तो, बहुत ज़्यादा हो तो इसको नगण्य मान लेंगे। तो I बराबर क्या होगा, NE। ये R का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो नगण्य मान लिया है, तो ये जो R है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो NE बट्टा में R। क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आया सबको। हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो उतना मज़ा नहीं आया होगा, आया होगा यार, काहे नहीं आया होगा, ज़रूर आया होगा। हाँ उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, चेहरे पे उतनी मुस्कान नहीं हुई होगी। हाँ चलो तो नोट करो। और हाँ ये आपका मन में सवाल जो चल रहा होगा, शायद वैसा ही चल रहा होगा कि सर ये तो ना हम कोचिंग में 20 मिनट में पढ़ लिए थे लो, आधे घंटे में पढ़ लिए थे लो, सर आप ये पूरे 1 घंटे कुछ मिनट लगा दिए, 1 घंटे 20 मिनट लगा दिए सर आप। वाह 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 वाह, ये विस्तार से पढ़ना ज़रूरी था यार, बाकी तो केवल सिलेबस पूरा किया जा रहा है। चलिए तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।